Now that we know that two masses which are at a distance r have a potential energy given by, so this is the potential energy of the two mass system which are at distance r. कितने पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस जी एम वन एम टू बाय आर. पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव क्यों है? क्योंकि दोनों मास एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं. इट इज़ अ बाउंडेड सिस्टम. बाउंडेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है. पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ज़ीरो. पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं होती. एनीवे, तो ये वैल्यू है. तो अब हम इसमें ये करेंगे कि अर्थ के सरफेस पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की जगह है के टाइम्स एस्केप वेलोसिटी. ये था ना, के टाइम्स वी ई का स्क्वायर. अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाय आर ई. क्योंकि अर्थ के सरफेस पर अगर ये अर्थ का सेंटर है, ये मास है, यहाँ से थ्रो किया जा रहा है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अर्थ की रेडियस इटसेल्फ है ना. तो ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो गया. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी तो ये नेगेटिव साइन आ गया. क्योंकि एक्चुअली पहले ये इस तरीके से है, प्लस माइनस ऑफ दिस. पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी सरफेस, अर्थ सरफेस पर. अच्छा, अब चूँकि स्केप नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, है ना. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या ज़ीरो होगी? अगर एच हाइट तक गया तो ये होगी माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच. दोनों मासेस की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर ई प्लस एच हो जाएगी अगर एच हाइट तक जाता है. तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इस पार्ट को हम इस चीज़ को रब कर दें. तो अब देखो, हमने जी एम ई एम को कॉमन लिया, वन बाय आर ई माइनस वन बाय आर ई प्लस एच. ये है राइट साइड में. लेफ्ट साइड में क्या है? हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर. अब देखो ये आया जी एम ई एम आर ई प्लस एच माइनस आर ई. सो ऊपर एच बचेगा, नीचे आर ई टाइम्स आर ई प्लस एच आएगा. और ठीक है, सो दिस इज हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर. ठीक है, तो हेलो हेलो. हाँ, अभी एक्चुअली पेपर कर रहे हैं हम, आधे घंटे में करते हैं कॉल. ओके ओके. ठीक है, तो ये है एम के स्क्वायर वी स्क्वायर. तो अभी देखो एम तो चला गया, तो वी ई. अच्छा, और दूसरा इधर हम लिख सकते हैं वी के स्क्वायर बाई टू इंटू वी स्क्वायर. हमें एस्केप वेलोसिटी पता है. एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है भाई? स्टैंडर्ड वैल्यू टू जी एम ई बाय आर ई, है ना. तो वी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये रूट है तो रूट चला गया, टू जी एम ई बाय आर ई इज इक्वल टू, ये हो गया जी एम ई एम एच बाय आर ई प्लस एच. ये है ना. अब देखो जी एम ई दोनों में हटा दो, आर ई भी हटा दो. ठीक है, जिसका टू टू से कट गया, इधर सिर्फ के स्क्वायर बचा. और इधर क्या बचा? एम एच बाय आर ई प्लस एच. अब किसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है? एच की वैल्यू. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, है ना. तो क्या हुआ? के स्क्वायर आर ई प्लस के स्क्वायर एच इज इक्वल टू एम एच. तो अगर एच वाले टर्म एक साथ ले लो तो एच कॉमन क्या हुआ? एम माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर ई. तो एच की वैल्यू हुई के स्क्वायर आर ई बाय एम माइनस के स्क्वायर. ये तो हुई ना, के स्क्वायर आर ई बाय एम माइनस के स्क्वायर. अच्छा, अब हम देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है. पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड. भाई ऑप्शन तो इनमें कोई नहीं आ रहा है.
एम कहाँ पर है, एक मिनट देखते हैं ज़रा। जी एम ई एम, ठीक है ठीक है, एम बचा था यहाँ पर, एम बचा था, कोई बात नहीं, के स्क्वायर आर ई के स्क्वायर एच, इसमें तो एम है नहीं। हाफ एम बी स्क्वायर जी एम ई एम बाय आर ई, ठीक है। स्मॉल एम तो कट होगा, के स्क्वायर आर ई बाय एम माइनस के स्क्वायर। वैसे तो ऑप्शन 4 जैसा लग रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, लेकिन एम की वैल्यू क्या 1 है? ये 1 कैसे आ गया? एम माइनस के स्क्वायर होना चाहिए ना। एनीवे, आई थिंक द आंसर चॉइस इज क्लोजेस्ट टू द ऑप्शन 4। मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 होगा। बट ये एम एम क्यों आ रहा है भाई, एक मिनट, के स्क्वायर आर ई, एच अकेला आना चाहिए, एम एच नहीं आना चाहिए, इसका मतलब एच अकेला कैसे आएगा? जी एम ई एम बाय आर ई, जी एम ई एम कॉमन, ठीक है। नहीं, ओ हो, देखिए इस स्टेप पर दोनों साइड का जो एम है, किस स्टेप पर, इस स्टेप पर दोनों साइड का एम कट गया था ना भाई, तो इधर एम कैसे बचेगा? इधर एम फिर भी लिख दिया मैंने, ये मिस्टेक हो गया, तो इसको हटा दो। तो अगर ये एम नहीं है तो ये ऐसे है, तो ये सिर्फ एच है, और ये सिर्फ एच है, तो ये 1 माइनस के स्क्वायर है। तो ठीक है, ऑप्शन भाई 4 ही है, ठीक है ना ये। ओके, अब 11th का कोई क्वेश्चन बचा? मुझे लग रहा है 11th का कोई क्वेश्चन नहीं बचा। हाँ, ये बचा है ना, देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41, तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेट करती है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, अब बॉल इज ड्रॉप्ड। तो भाई टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड में कार ने कितनी स्पीड गेन कर ली होगी? वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, एक्सेलरेशन 5 टाइम 4, 20 मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड थी जब बॉल को ड्रॉप किया गया, विंडो से ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड से कार जा रही है और तुमने विंडो से हाथ बाहर निकाला, कोई स्टोन ड्रॉप कर दिया तुमने, तो ड्रॉप करने से जस्ट पहले स्टोन की स्पीड क्या होगी, जो कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो इसका मतलब जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा होगा उसको दिखेगा कि तुमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, गॉट इट। तो ये इस टाइप का प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, इस हाइट से तुमने ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, 20 मीटर्स पर सेकेंड से थ्रो कर दिया, ऐसा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड लेटर व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ठीक है। एक बार तुमने थ्रो कर दिया तो बॉल हवा में, हवा में मतलब उस पर जी एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो जी ही होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे उसी से एलिमिनेट हो गया, सिर्फ फोर्थ चॉइस है जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आंसर होगा। बट एनीवे, फिर भी फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, वेलोसिटी। अब देखो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ड्रॉप किया था और 2 सेकेंड और हो चुके हैं, करेक्ट। तो टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? देखिए भाई, जब आपने ड्रॉप किया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और फोर्स इस पर क्या है, फोर्स वर्टिकल है, उसकी वजह से जो जी एक्ट कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब करेक्ट। तो जो वर्टिकल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को तो चेंज कर नहीं सकता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी में हर सेकंड कितना चेंज आएगा, 10 का, तो 2 सेकंड में कितना चेंज आएगा, 20 का। तो अब सिचुएशन क्या हुई, टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पर, ये टी इज इक्वल टू 4 सेकंड की सिचुएशन थी। टी इज इक्वल टू 6 सेकंड की सिचुएशन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल भी 20 और वर्टिकल भी 20। भाई 2 सेकंड में हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, 20 20 ये हो गया
मतलब रिजल्टेंट 20√2, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल? वेलोसिटी 20√2 है, वो तो मतलब पहले पार्ट से एक्सेलरेशन से ही आ गया था, है ना। एनीवे तो हो गया, इसमें कुछ है नहीं। अब हम और 11th का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। आ जाते हैं 38 पे, आ जाते हैं। 38 में क्या पूछा है इन्होंने? पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। ठीक है भाई, इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ कोलिजन। गॉट इट? ठीक है ना भाई। तो ये होता है। तो अभी क्या है, बॉल का मास है 0.5 kg, 0.15 kg। तो डिजिट्स में लिख लेते हैं भाई, है ना। बॉल का मास m है, इसको 10 मीटर हाइट h हाइट से ड्रॉप किया, स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो h हाइट से ड्रॉप किया तो स्पीड क्या होगी? √2gh। जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब स्पीड होगी, मतलब ग्राउंड से किस स्पीड से टकराया, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट वेलोसिटी, जो कि √2gh होगी। अच्छा, अब रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, अगर सेम हाइट पर रिबाउंड कर गया तो इसका मतलब रिबाउंड वेलोसिटी भी वही थी जो इम्पैक्ट वेलोसिटी थी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज, बहुत सिंपल है भाई। इम्पल्स कैसे निकालते हैं भाई? ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? देखो भाई, पहली बात, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम वेक्टर ऐसा है, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर ऐसे होगा भाई। जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वही तो मोमेंटम का, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का वेक्टर होगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, करेक्ट। तो कितना मोमेंटम है अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली? फाइनल मोमेंटम कितना है? m इंटू √2gh, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू √2gh, इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा? वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं भाई? प्लस माइनस ऑफ दिस वेक्टर, यही तो होता है। a माइनस बी को a प्लस माइनस बी लिख दिया। अब ये माइनस बी है तो रिवर्स कर दो, तो ये हो गया। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 2 टाइम्स m इंटू √2gh। ये चेंज इन मोमेंटम वेक्टर हुआ। कर दो, वैल्यू निकाल दो। 2 टाइम्स m की वैल्यू कितनी है? 0.15। √2gh कितनी है? 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू 10। तो क्या होगा ये भाई? 10 बाहर निकला है, 10√2 हो गया ये, और ये क्या हो गया? 0.3 ये हो गया। अब √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, तो 14.1 हो गई है इंटू 0.3। तो 14 का 1/3 के आसपास आ रहा है, तो 14 का 1/3 4.2 ही होगा। दिस आंसर, बात खत्म। ऑप्शन 2। तो हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था चेंज इन मोमेंटम, वही होता है इम्पल्स। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नो इशू। चलिए जी, अब ये स्प्रिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 35 क्वेश्चन। स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिस पे जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाती है। मतलब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताने की कोशिश कर रहा है। F इज इक्वल टू के एक्स, करेक्ट। तो अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक्स फोर्स लगाओगे तो के एक्स, अगर एफ फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना आएगा? एफ बाई के, ऐसे आएगा। एनीवे तो एफ की वैल्यू, तो के की वैल्यू एफ बाई एक्स, तो के की वैल्यू हो गई एफ बाई एक्स, और एफ की वैल्यू है 10 और एक्स की वैल्यू है 0.05 मीटर, करेक्ट, एम के एस यूनिट। तो ये हो गई
1000/5 विच इज 200, कितना हुई न्यूटन पर मीटर। के की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन व्हेन द मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन स्टैंडर्ड फार्मूला है स्प्रिंग का 2π√m/k। 2π रूट मास कितना है 2 kg, के कितना है 200, ये हो गया 1/100, बाहर आ गया 2π/10 हो गया। ठीक है। 2π की वैल्यू 6.28 डिवाइडेड बाई 10 0.628, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। चलिए जी भाई, काफ़ी इजी के टाइप के क्वेश्चंस भी तो हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो अभी 11th के सारे क्वेश्चन खत्म हुए कि नहीं। स्प्रिंग का हो गया, एस एच एम का था, ये था एंगुलर मोमेंटम का था, सॉरी किसका था, इम्पल्स का था। और इसके बाद क्या है भाई, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं, और क्या देखते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के भी करेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। ओके जी, चलिए देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं। तो 29 कर लेते हैं। 29, if force, acceleration, time are chosen as fundamental quantities, find the dimensions of energy। तो ठीक है भाई, एनर्जी ऐसे कर लो भैया, एनर्जी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट k टाइम्स फोर्स पावर a, एक्सेलरेशन पावर b और टाइम पावर c। करेक्ट। अब इधर डायमेंशन एनर्जी क्या होती है, mL/T-2। इतना याद होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की mL/T-2 डिस्प्लेसमेंट l। अच्छा, k टाइम्स f पावर a, तो चलो k की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, फोर्स की डायमेंशन mL/T-2 पावर a। ठीक है। फिर एक्सेलरेशन की डायमेंशन L/T-2 पावर b। फिर टाइम की डायमेंशन तो t है, c। तो क्या आ गया भाई इस तरफ, अब थोड़ा साफ साफ लिखना पड़ेगा भाई, पावर a। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, तो ये है mL/T-2 पावर a। ठीक है। और ये है L/T-2 पावर b। अच्छा, तो क्या हो गया ये, अब m की पावर कलेक्ट करो। m की पावर तो सिर्फ a ही होगी, क्योंकि और किसी में m है नहीं। l की पावर कलेक्ट करो, l की पावर होगी a प्लस b, दैट्स इट। t की पावर क्या होगी, -2a -2b प्लस c। ठीक है। तो अब इधर क्या है, m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर -2 है। कंपेयर करो, m की पावर a की वैल्यू 1 हो गई, l की पावर कंपेयर करो, a प्लस b की वैल्यू हो गई 2। अब a की 1 है तो b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अच्छा, बचा क्या, c और बचा। ठीक है। तो -2 t की पावर कंपेयर करो t की, तो -2 इधर और -2a -2b प्लस c। a और b दोनों तो 1 है, ये -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया -4, 4 - 2 2, c की वैल्यू 2। तो फाइनली क्या आया, a की 1, a1 b1 c2। तो ठीक है, f की पावर 1 a की पावर 1। अब किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। तो a1 है, b1 है और c2 है। तो e की वैल्यू k टाइम्स f पावर 1 a पावर 1 t पावर 2 1 1 2। ऑप्शन 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। If E and G denote energy and gravitational constant, then E by G is the dimension of 30th क्वेश्चन। भाई E का तो डायमेंशन स्टैंडर्ड पता है, एनर्जी का वही डायमेंशन होता है जो वर्क का होता है। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन mL/T-2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, mL/T-2 इंटू L mL/T-2।
लेकिन हमको डायरेक्टली याद रहता है कि एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, भाई इसके लिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, G m1m2/r²। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हुआ Fr²/m1m2, मतलब क्या, फोर्स का mLT-2 r² मतलब L² m और m² तो क्या हो गया, ये हो गया m का -1, L का 3, T का -2, ये तो है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है। तो अब कह रहा है E/G, तो E हो गया mL2T-2 डिवाइडेड बाय m-1 L3T-2, कितना हो गया, m2 हो गया, L हो गया -1, T हो गया, T तो चला ही गया पूरा, खत्म बात, m2L-1, यही है ना। m⁻2 किस में है भाई, भैया तो पहले में है या लास्ट में है, m2L-1 पहला वाला है, जैसे खत्म। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, कोई बचा, अब बचता है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, इसमें क्या है देखो, 20th क्वेश्चन में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ब्लॉक है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है। अगर एक ब्लॉक जो है एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन क्या फोर्सेस होते हैं भाई, एक तो mg ये होता है, इसका क्या हुआ, mg cos थीटा हो गया, ये थीटा, और mg sin थीटा हो गया, ये तो है ना, और नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन है नहीं, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, mg cos थीटा, और क्या हो गया, mg sin थीटा इज अलॉन्ग द इंक्लाइन, करेक्ट, नॉर्मल ने इसको बैलेंस कर लिया, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, और mg sin थीटा इज द ओनली फोर्स, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है ये आया, तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाय मास, तो क्या हो गया, g sin थीटा। तो स्मूथ इंक्लाइन पर एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स डाउन स्मूथ इंक्लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, Sn be the distance traveled in the interval n-1 to n, then the ratio this, okay fine। तो अब ये कह रहा है कि हमने डिफाइन किया Sn एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब मुझे मालूम है टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, भाई हाफ a t², भाई u की वैल्यू तो ज़ीरो है, तो हाफ g sin थीटा t², टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है Sn एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं where Sn is the distance traveled in the interval t is equal to n-1 to t is equal to n, ठीक है, करेक्ट है ना। तो Sn की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू n में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ये होगा हाफ g sin थीटा इंटू n², और n-1 में क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ये होगा हाफ g sin थीटा n-1², इसमें से इसको माइनस कर दोगे, भाई कह रहा है n-1 से n, मतलब अगर n की कुछ वैल्यू पुट कर दो, अगर n की वैल्यू 5 पुट करो, तो t इज इक्वल टू, n की वैल्यू 5 पुट किया मतलब, तो t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 5, ऐसे आ जाएगा ना, t इज इक्वल टू 4 से t इज इक्वल टू 5 क्या हुआ, 1 सेकेंड इंटरवल हुआ ना, t इज इक्वल टू 4 इज एन इंस्टेंट, ऐसे देखो अगर ये टाइम लाइन है 0 1 2 3 4 5, t इज इक्वल टू 4 ये इंस्टेंट है, t इज इक्वल टू 5 ये इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट तक का टाइम जो है ये 1 सेकेंड का टाइम है, बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है t इज इक्वल टू 4 से 5 का टाइम बाय Sn+1, अब n की जगह n+1 रख दो, तो अगर तुमने 6 रख दिया तो t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू 6, तो बेसिकली ये जो रेशियो है ये क्या है कि कोई एक सेकेंड इंटरवल ले लो जर्नी में,
उस 1 सेकंड इंटरवल में जितना ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय उसका नेक्स्ट 1 सेकंड इंटरवल में कितना ट्रैवल किया, वो रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई कि ठीक है, चलो भाई हम इसी एन वन एन और n-1 के टर्म्स कहते हैं, इसमें डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने एस एन के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, वैसे एस एन प्लस वन क्या होगा भाई, जो n-1 है ना, एस एन प्लस वन होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम टी इज इक्वल टू एन की जगह n+1 रख दो, टू टी इज इक्वल टू, एन की जगह n+1 रख रहे हैं, तो मतलब टी इज इक्वल टू एन से टी इज इक्वल टू n+1, ऐसे ये तो है ना। अब n प्लस इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, फॉर एग्जांपल इस इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए क्या निकालेंगे भाई, शुरू से 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा माइनस 4 सेकंड में जितना ट्रैवल करेगा, दैट विल गिव यू 1 सेकंड में, है ना। गॉट इट। टोटल 5 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा वो निकाल लो, इसके लिए भी स्टार्टिंग स्पीड 0 है, हाफ टी स्क्वायर से निकल आएगा। टोटल इनिशियल से 4 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा वो निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल गिव यू दैट 1 सेकंड में टी इज इक्वल टू 4 से टी इज इक्वल टू 5। तो ये जो होगा एस एन प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी हाफ जी साइन थीटा n+1 स्क्वायर माइनस हाफ जी साइन थीटा n स्क्वायर। तो क्या आ गया, हाफ जी साइन थीटा n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये तो है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर एस एन प्लस वन, सॉरी एस एन बाय एस एन प्लस वन क्या होगा, एस एन की वैल्यू देखो, हाफ जी साइन थीटा n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, हाफ जी साइन थीटा n स्क्वायर माइनस n+1 का स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर बाय ये हो जाएगा हाफ जी साइन थीटा n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये तो गया, क्या हुआ, अब देखो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये तो है ना। तो 2n प्लस 1 माइनस 2n, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, एस एन बाई एस एन प्लस 1, ये हो गया। क्या है भाई, ये ऑप्शन 2 है, ठीक है, ऑप्शन 2 दैट्स इट, हो गया।